नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो भाई आज जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारी इस बुक की, जो आप बुक देख पा रहे होंगे, ये बुक जो है ये अंकित भाटी सर, रोजगार विद अंकित भाटी सर की बुक का सॉल्यूशन चल रहा था काफ़ी समय से। तो ये आज उसकी सेकंड लास्ट क्लास हो रही है दोस्तों, ठीक है। कल जो होगी इसकी अंतिम क्लास मैं करवाने वाला हूं और कल से ये बुक आपकी दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी 100% पेज बाय पेज पूरी बुक, ठीक है भाई। तो आज ये इसकी सेकंड लास्ट क्लास है और जिसमें अभी तक आपकी स्टार्टिंग से लेकर जितने भी चैप्टर्स थे वो हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये अंतिम चैप्टर चल रहा है आपका स्टैटिक जीके का। और स्टैटिक जीके की ये दोस्तों हमारी 9वीं क्लास है। इससे पहले हमारी स्टैटिक जीके की 8 क्लासें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। यदि आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, फौरन जाके उन वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारी आज 9वीं क्लास स्टैटिक जीके की सेकंड लास्ट क्लास हो रही है और कल इसकी अंतिम क्लास होगी, जो कि इस बुक को हम कल की क्लास में पूरी तरीके से पूरी बुक कंप्लीट करने वाले हैं। कल से इसकी क्लास आपकी 100% कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है भाई। तो भाई ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि मैंने आपका समय रहते कोर्स कंप्लीट करा दिया और मैथ की बारी है। और मैं आपको बता दूं कि हिंदी भी आपका अंतिम चरण है और रीजनिंग में 2-3 चैप्टर बचे हैं, उसको भी निपटा देंगे। इसके बाद केवल मैथ बचेगी, तो आपकी रेगुलर मैथ चलाएंगे, ठीक है भाई। और उसके साथ साथ एक प्रैक्टिस सेट और चलाएंगे जो कि होगा जीएस का सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, ठीक है भाई, जो कि आपके एग्जाम तक चलेगा। मैं आपके ओनली 2 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, मैथ का और जीके का, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, तो सभी लोग क्लास में आ जाओ, बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन हमारा वहीं से स्टार्ट होगा जहां से हमने इससे पहले वाली क्लास को ऑफ किया था। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट लेसन है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो चलिएगा दोस्तों, हम ले चलते हैं आपको अपने क्वेश्चन की स्क्रीन पर। यूनेस्को हेरिटेज साइट्स का मतलब होता है कि जो आपके भारत के प्रमुख जो विरासत स्थल हैं, आपके जो ऐतिहासिक स्थल हैं, उनके बारे में दिया गया है। तो इसमें हम दोस्तों जो भी आपके यूनेस्को हेरिटेज के जो भी आपके ऐतिहासिक स्थल हैं वो आपके किस राज्य में हैं और उनकी अधिसूचना का वर्ष क्या रहा है, ये दोस्तों हम चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। तो यहां से जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो आपसे जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछता है वो इतना ही पूछता है कि कौन सा यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है, कौन सा नहीं है और कौन सा स्थल आपके किस राज्य में स्थित है। ये दोस्तों सबसे ज्यादा जो है एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो चलिएगा भाई, इसमें से आप लोगों को ये चैप्टर जो है काफ़ी लोगों को याद भी होंगे सारी चीज़ें। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आता है कि आगरा का किला कहाँ पर स्थित है। तो आगरा का जब किला ही है तो आगरा कहाँ है, पड़ता है यूपी में ही पड़ देगा। तो आप कहोगे सर ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, और उत्तर प्रदेश के किस राज्य किस जिले में है, तो आप कहोगे सर आगरा में है। इसकी जो अधिसूचना का वर्ष है वो है आपका 1983। कितना है भाई, 1983। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इनकी अधिसूचना के वर्षों को आपको कैसे याद करना है। जैसा आपकी बुक में दिया गया है, सारी चीजें क्रम में दी गई, तो 1983 वाले आपको 1983 वाले तरफ लिख लेना है और उनको क्रम से याद करना है। जैसे आपका आता है अजंता की गुफाएं, जो आपकी अजंता की गुफाएं हैं और एलोरा की गुफाएं, ये आपके दोनों औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो ये आपके महाराष्ट्र लिखा हुआ है यहाँ पे, तो महाराष्ट्र स्टेट में पड़ते हैं। और दोनों का जो अधिसूचना वर्ष है इनका भी 1983 ही है। कितना है मेरे भाई, 1983, 1983। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और इनकी अधिसूचना का वर्ष 1983 है। बोलो याद होगा, हो गया या नहीं। मैं आपको सब कुछ एक ही आज के ही वीडियो में याद कराने वाला हूं। याद कैसे होंगी, बस आपको हमारी चीज़ों को ध्यान से सुनना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, बस याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब इसके बाद आता है ताजमहल। अब भैया ताजमहल कहाँ है भाई, ताज नगरी, पेठा नगरी बोलते हैं। तो ये आपका आगरा है। और आगरा कहाँ है भाई, ये उत्तर प्रदेश में। भाई सभी जानते हैं भाई, बच्चा बच्चा जानता है, और ये भी 1983 में है। यानी कि मेरा कहने का मतलब, अभी तक मैंने आपको ये चीज़ें बताई, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ताजमहल। तो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं दोनों महाराष्ट्र में हैं और आगरा का किला और ताजमहल ये दोनों उत्तर प्रदेश आगरा में ही है। याद हो गया। और सबकी अधिसूचना का वर्ष 1983। बोलो याद हुआ या नहीं, याद हो गया ना सबको। ना ही इसमें मैंने कोई ट्रिक बताई, केवल आपने एक बार पढ़ा, समझा और याद हो गया। अब भाई देखो आगे चलो। आगे है दोस्तों महाबलीपुरम के स्मारक। ऐसे ही होता है एक पट्टाकाल के स्मारक जो कि आपका कर्नाटक में पड़ता है।
लेकिन जो आपका महाबलीपुरम का स्मारक है इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। और ये दोस्तों आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पर है भाई? महाबलीपुरम स्मारकों का समूह तमिलनाडु में। और इसको 1984 इसकी अधिसूचना का वर्ष है। यानी कि अधिसूचना वर्ष का मतलब होता है कि इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में कब शामिल किया गया, यानी कि इसे भारत के जो विश्व विरासत स्थल है इनमें कब शामिल किया गया, तो इसको 1984 में शामिल किया गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर सब जानते हैं कि भैया ये तो उड़ीसा में स्थित है, लेकिन इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया, तो 1984 में इसको भी शामिल किया गया। बोलो हाँ या ना। काजीरंगा भाई एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है और काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये आपका असम में पड़ता है और इसे 1985 में यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। केवलादेव घाना पक्षी विहार कह दो या फिर केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कह देते तो ये आपका राजस्थान में स्थित है और इसको 1985 में भी इसको भी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं। अभी तक मैंने आपको जितने भी पुरातात्विक स्थल ऐतिहासिक स्थल बताई ये सारे पता है आपको किस राज्य से बिलोंग करते हैं, कहाँ से हैं, और इनकी आपकी अधिसूचना वर्ष भी याद हो गए होंगे। 83, 84, 85 सब याद हो गए होंगे सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। चलिएगा आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। आगे आपका आता है दोस्तों मानस। देखो भाई मानस आपका वन्य जीव एक अभ्यारण्य है, मैं आपको अभ्यारण्य भी पढ़ा चुका हूं। तो वही पूछा है कि जो मानस जंगली आपका बोल दो या वन्य जीव, तो वन्य जीव होते कैसे, जंगली ही तो होते हैं। तो ये मानस जंगली अभ्यारण्य कह दो या वन्य जीव, बात एक ही है। तो ये आपका असम में है मानस, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये 1985 में इसको शामिल किया गया। गोवा के ईसाई घर एवं मठ, तो जब गोवा में ही पूछा है तो गोवा का ईसाई घर एवं मठ तो वही कहाँ होगा, गोवा में ही तो होगा। तो ये 1986 में इसको शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी भाई आप सभी जानते हो कि जो आपका फतेहपुर सीकरी है ये आपके यूपी में ही स्थित है भाई, उत्तर प्रदेश में है और इसको 1986 में विश्व आपके यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में इसको शामिल किया गया। हम्पी के स्मारक और पट्टाकाल के स्मारक ये भी आपके कर्नाटक में ही है। तो जो आपका हम्पी का स्मारक है ये आपके कर्नाटक में स्थित है और इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में 1986 में शामिल किया गया। खजुराहो मंदिर भाई सभी लोग जानते होंगे भाई, ये बहुत पूछता है एसएससी अपने एग्जाम में कि खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, जो आपके प्रमुख मंदिर हैं ऐतिहासिक स्थल हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो खजुराहो का स्मारक समूह या खजुराहो मंदिर कहाँ पे, तो आपको ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है और इसको 1986 में यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। एलिफेंटा की गुफाएं भाई, एलोरा की गुफाएं और ये सब कहाँ पर है, अभी मैंने अभी आपको बताया था महाराष्ट्र में स्थित है और इसको 1987 में इसको शामिल किया गया। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर भाई देखो ये चोल मंदिर है, आपको कभी कभी एग्जामिनर जो है केवल इतना ही दे देता है चोल मंदिर, बस इतना पूछ लेता है, ये ग्रेट लिविंग कभी कभी नहीं देता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये उसी का ही नाम है ग्रेट लिविंग चोल मंदिर। तो ये आपका तमिलनाडु में ही स्थित है, 1987 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। पट्टाकाल के स्मारक बोल दो या पत्तदकाल भाई, पत्तदकल स्मारक बोल दो या पट्टाकाल के, मैंने अभी आपको बताया था जो आपका हम्पी है पट्टाकाल के स्मारक है ये आपको कर्नाटक में बताए थे, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। तो ये 1987 में इसको भी यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया जा चुका है। सुंदरबन भाई सभी लोग जानते हैं सुंदरबन क्या है दोस्तों, आपको सर ये एक राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरबन, जो कि आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर है मेरे भाई, आप कहोगे सर पश्चिम बंगाल में, और 1987 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में अधिसूचना का वर्ष शामिल किया गया। नंदा देवी पर्वत है, एक नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं, तो वो राज्य है आपका उत्तराखंड। और 2005 में दोस्तों इसका नाम बदला गया था और 1988 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया गया। यूनेस्को हेरिटेज साइट्स का मतलब ही है कि आपके जितने भी पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थल हैं, स्मारक हैं और आपके नेशनल पार्क्स हैं, इनको उनमें शामिल कर लिया जाता है। तो उनको कब शामिल किया गया ये आपसे बस पूछा गया है। सांची का बौद्ध स्तूप सब जानते हो कि भाई ये तो मध्य प्रदेश में स्थित है भाई, सभी लोगों को पता है भाई सांची का बौद्ध स्तूप या बौद्ध स्मारक कह सकते हैं हम। तो कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर ये एमपी में है, लेकिन इसको भी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में 1989 में शामिल किया गया। हुमायूं का मकबरा भाई देख लो, पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आप कहोगे सर दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, 1993 में इसको भी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। कुतुब मीनार सभी लोग जानते हो, कुतुब मीनार और उसके स्मारक जो हैं ये आपके दिल्ली में ही है और उसको भी 1993 में शामिल 1993 में शामिल किया गया। क्लियर।
अब यहाँ से आते हैं दोस्तों भारत के जो पर्वतीय रेलवे हैं, यानी कि जो आपके पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे आपका दार्जिलिंग है, नीलगिरी है, शिमला है, हिमाचल है, ये सभी आपके क्या सही है पर्वतीय इलाके हैं। तो वहाँ पे जो आपके रेलवे स्टेशंस बने हुए हैं उनके बारे में बोला गया है। तो भारत के जो पर्वतीय रेलवे है, जैसे आपका दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, तो ये आपका कहाँ पर पड़ता है? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, तो आपको सर ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है और इसको भी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में 1999 में शामिल किया गया। नीलगिरी पर्वत, जिसको ब्लू माउंटेन्स रेलवे बोला जाता है, तो ये भी आपका तमिलनाडु में नीलगिरी, आप याद रखेंगे। इसको 2005 में दोस्तों यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। इसके बाद आता है आपका कालका शिमला रेलवे, तो ये भी आपका पर्वतीय रेलवे ही है और ये आपका हिमाचल प्रदेश में, मैंने अभी जस्ट इसका नाम भी लिया था। तो ये आपका 2008 में यूनेस्को हेरिटेज की अधिसूचना का वर्ष है। बोध गया भाई बिहार में ही पड़ता है और वहाँ बोधिसत्व थे, बोधि मंदिर परिषद है, तो आपका बिहार में, इसमें तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये 2002 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल किया। जो याद है उस पर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, जो याद नहीं है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखो भीमबेटका की चट्टानें पूछी जाती है कहाँ पर स्थित है, तो भाई मैं आपको बता दूं भीमबेटका की चट्टानें आपके एमपी में पड़ती हैं और इनको भी 2003 में यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। चंपानेर पावागढ़, भाई आप सभी जानते हो जो चंपानेर है पावागढ़ है ये आपके गुजरात में है, ये सभी याद रखना। ये आपके कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो पुरातात्विक विद नेशनल पार्क्स हैं और इनको आपको 2004 में बताया गया है कि इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है और इसको 2004 में शामिल किया गया था। लाल किला दिल्ली सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसको भी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में 2007 में शामिल किया गया। जंतर मंतर दोस्तों देखो आपका दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है और राजस्थान में भी है, ये 3-4 जगह है आपका जंतर मंतर। लेकिन जो आपके जयपुर और राजस्थान वाले हैं इनको दोस्तों यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में 2010 में शामिल किया गया। यदि मैं बात करता हूँ नालंदा महाविहार की या नालंदा विश्वविद्यालय की, तो दोस्तों ये एक पुरातात्विक स्थल है जो कि नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार में स्थित है और 2016 में इसको दोस्तों जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। और ये आपके 2016 है 2013 वाले जो पॉइंट है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। राजस्थान के दोस्तों आपके कुछ पहाड़ी किले आ जाते हैं, जिससे जैसे कि आपके इसमें 6 किले हैं जो कि आपके पहाड़ी पर स्थित हैं, जैसे आपका चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, जैसलमेर है, रणथंभौर है, गागरोन है और आमेर है। यदि आप इन 6 के 6 किलों की यदि हम बात करते हैं तो इनके नाम से ही लग रहा है कि जैसे कि भाई ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है और पहाड़ कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं। तो बस ऐसे याद रख लो, ये जितने भी आपके ये कुछ आपके पहाड़ी किले हैं ये आपको सुनने में ही लग रहा होगा जैसलमेर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, बोल के देखो तो एकदम मतलब बहुत ही बड़े बड़े नाम लग रहे हैं। और इनमें ही लगता है कि आमेर का किला, आमेर का किला भाई लगता है बहुत ऊंचाई पर बना होगा। भाई किले जो होते थे ना, किले जो किले बनाते थे पहले जो राजा महाराजा, वो हमेशा ऊंचाई पर बनाते थे, क्योंकि भाई दुश्मन जो होता है ना भाई ऊंचाई पर पहुंचने में उसको तो काफी समय लगे, तो अपनी सुरक्षा के लिए वो हमेशा किले ऊंचाई पर बनाते थे। ठीक है, तो किले जितने होंगे वो सारे ऊंचे होंगे। तो राजस्थान में जो भी किले बने हुए वो सभी आपके पहाड़ियों पर बने हुए हैं। तो ये आपके 2013 में, इसलिए इसको भी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल कर लिया गया। उम्मीद करते हैं सब कुछ क्लियर हुआ होगा, अभी तक आपको मैंने जितना बताया समझ में आया। आगे देखो भाई, आगे भी आपके कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं, जैसे कि पाटन में रानी की बाव। भाई देखो रानी की जो बाव है ये आपके गुजरात में स्थित है। भाई बहुत पूछा जाता है भाई रानी की बाव। कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछता है कि रानी की बाव आपके किस रुपए के नोट पर बनी हुई है। जो भी आपके नोट के पीछे जो भी कुछ बना हुआ है इनको भी याद कर लेना, इस पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, लेकिन प्लेलिस्ट में आपको ढूंढना पड़ेगा। लगभग 1 से 2 साल पुरानी वीडियो है। आपके जितने भी नोट हैं उन पर कौन से चित्र बने हुए हैं उनकी वीडियो आप देखना चाहते हो तो देख लेना। ठीक है भाई, आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, सबसे नीचे जाना, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी आपको। तो ये आपके गुजरात में स्थित है और 2014 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ली कार्बूसियर की एक वास्तुविक कला का काम है और ये कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है, ये आपका चंडीगढ़ में स्थित है, लेकिन इसको भी 2016 में जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में आज शामिल किया गया। आगे चलते हैं भाई अहमदाबाद। तो अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात पे ही पड़ता है। तो अहमदाबाद एक ऐतिहासिक शहर है, लेकिन इसीलिए इसको भी गुजरात का है। तो इसको 2017 में जो है शामिल किया गया यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में। इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई। विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल ये आपका मुंबई में पड़ता है, लेकिन ये इसको 2018 में शामिल किया गया। तो इसके अधिसूचना के वर्ष आपको लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इस बार 2025 का जब भी एग्जाम होगा तो 2018, 17
19 वाले ये क्वेश्चन से यहाँ से पूछे जाने के चांसेस हैं। जयपुर कहाँ पड़ता है भाई? राजस्थान में पड़ता है। तो जयपुर की चार दीवारी तो राजस्थान में ही है, 2019 में इसको शामिल किया गया था। ये तो बहुत ही आसान है, याद हो गया होगा। सुंदरबन नेशनल पार्क अभी मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल में, रिपीटेड है भाई, 1984 में शामिल किया गया। ये रिपीटेड था भाई, फिर से आ गया। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है भाई? एक क्वेश्चन ये बहुत चल पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, तो इसको सह्याद्री भी बोला जाता है भाई, याद रखना। क्या बोला जाता है? सह्याद्री बोला जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको भी याद रखना। और ये पश्चिमी घाट में आ जाते हैं आपके, जैसे कर्नाटक है, केरला है, गोवा है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र, और सभी आपके समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। और पश्चिमी घाट में आ जाते हैं आपके कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इनको भी जो है आपकी ये राज्य हैं जिनको यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क सुरक्षित क्षेत्र, ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जो कि 2014 में इसको शामिल किया गया। कंचनजंगा सिक्किम में है, सभी लोग पता है, नेशनल पार्क भी है, और ये आपका 2016 में इसको शामिल किया गया। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जो कि रामप्पा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ये आपके तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है, 2021 में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा गुजरात में ही पड़ता है, गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है, वहाँ पर ही है, कच्छ गुजरात में ही पड़ता है। और हड़प्पा का एक शहर है धौलावीरा, तो ये आपके गुजरात में है, 2021 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि इसकी अधिसूचना का जो वर्ष है वो 2021 है। होयसलेश्वर मंदिर, ये पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। होयसलेश्वर मंदिर 2023 में इसको शामिल किया गया था, और इसे कर्नाटक में स्थित है भाई, इसको भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे 2025 के लिए भाई। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है, 2023 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। इसको भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के नोट कर लेना भाई, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम 2025 में जो जनवरी फरवरी में होगा उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक जीके से ही आपको अधिकतम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे आपके कुछ राजस्थान के जो किले हैं जो मैंने आपको बताए थे, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर का किला, इनके बारे में यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए, इन पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे, ध्यान से समझना चीज़ों को बस। देखो चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर, मैंने अभी आपको बताया कि ये तो राजस्थान की 6 हैं पहाड़ी किले, उनमें स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है। जो विजय स्तंभ आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये विजय स्तंभ आपका जो चित्तौड़गढ़ का किला है इसी के अंदर बना हुआ है, और इसका जो निर्माण हुआ ये आपका 7वीं शताब्दी में हुआ। आप सभी जानते हो कि 100 साल की एक शताब्दी होती है, तो 7वीं शताब्दी का मतलब आज से लगभग 700 साल पहले, तो 7वीं शताब्दी में हुआ था। अब मैं बात करता हूँ कुंभलगढ़ किले के निर्माण की। तो कुंभलगढ़ का जो किला है इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने, तो इन्हीं के नाम पर ही कुंभा से कुंभलगढ़ पड़ा है, और ये 13 मई 1459 में दोस्तों इसका निर्माण किया गया। इसके बाद आता है दोस्तों रणथंभौर का किला। इसका निर्माण आपका 12वीं शताब्दी में हुआ था, 12वीं शताब्दी में, और इसका जो निर्माता है वो है चौहान राजा रणथंबन देव, सॉरी, चौहान राजा रणथंबन देव। जो रणथंबन है तो इन्हीं के नाम से ही रणथंभौर दोस्तों इसका नाम रखा गया इस किले का, क्योंकि राजा का ही नाम क्या था, रणथंबन। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि ये कौन से किले हैं और ये किस किले का नाम है और इसका निर्माण किसने कराया। देखो कोई भी जो चीज़ होती है जिसका निर्माण जो पहले राजा लोग करवाया करते थे वो अपने ही नाम पे करवाया करते थे, समझ रहे हो ना भाई। आज की डेट में आपके जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं उनमें जो भी नाम होगा वो किसी ना किसी का उसमें नाम छिपा जरूर होगा, ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है भाई। चलिएगा आगे चलते भाई। गागरेन का किला, गागरोन का किला, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, और इसके राजा हैं बीजल देव। कौन थे भाई, बीजल देव। आपको सर इसमें नाम नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो उन्होंने नहीं रखा होगा। यह किला चारों तरफ की पानी से घिरा हुआ है, लेकिन इसको वह नाम गागरेन क्यों रखा गया, क्योंकि भाई जो गगरी होती है ना, गगरी गगरी ऐसे ही तो बनी होती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से गगरी बनी होती है, और इसमें दोस्तों पानी भरा होता है, पानी भरा होता है, इस प्रकार की गगरी होती है। तो ये गगरी होती है, तो गगरी में जब पानी भरते हैं गगरी में, तो जिसको मटका भी बोलते हैं, तो वो गगरी में जो पानी भरा होता है जब उसमें पानी भर देते हैं, मान लो सपोज गगरी आपकी यहाँ तक पानी से भरी हुई है लबालब, तो गगरी में जो पानी होता है ना वो चारों ओर से भरा होता है, क्योंकि गगरी के यदि आप देखेंगे अंदर तो वो चारों ओर आपको पानी मिलेगा, क्योंकि गोल होती है तो उसके चारों ओर पानी मिलेगा। तो जब चारों तरफ जो पानी से जो चीज़ घिरी होगी ना तो वो गगरी है, तो गगरी से ही गागरोन का किला बन गया भाई। इस ट्रिक से आप लोग इसको याद रख सकते हो, बोलो हाँ या ना। गागरेन का जो किला है
इसको हम गगरी बनाएंगे तो गागरेन से क्या बनेगा, गगरी। तो गगरी में पानी चारों ओर होता है, तो इसी प्रकार से यह किला भी चारों तरफ पानी से ही घिरा हुआ है, इसके लिए इसको गागरोन का किला इसका नाम रखा गया है। बात समझ में आ गई। देखो, हर किसी व्यक्ति के पीछे, नाम के पीछे कोई ना कोई कारण होगा या कोई ना कोई राज होगा। जैसे आपका आता है नाहरगढ़ का किला। भाई नाहरगढ़ का जो किला है, इसके निर्माण करता है सवाई जयसिंह, और इनका स्थान है भाई जयपुर में आपका बना हुआ है। जैसलमेर का जो किला है भाई, देखो इनका नाम है राजा राव जैसल, और इन्होंने अपने नाम से ही जैसलमेर का किला का निर्माण कराया। स्थापत्य कला की दृष्टि से उच्च कोटि की इनकी रचना रही है, और महाभारत के युद्ध के बाद बड़ी संख्या में यादव इस ओर अग्रसर हुए हैं। जो यादव जाति के लोग हैं वो इस ओर सबसे ज़्यादा अग्रसर हुए हैं। आगे चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगले आते हैं दोस्तों आपके पॉइंट, यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल। कुल संख्या इनकी आपकी 14 है। जैसे इनमें से आपके सांस्कृतिक विरासत स्थल का मतलब होता है जो इसमें आपके सभी जो विरासत स्थलों वाली जो चीज़ें वो सारी इसमें शामिल की गई हैं। तो इनमें टोटल जो आपको बताई गई कि इनकी कुल संख्या 14 है। कौन कौन सी है? एक तो आपका वैदिक जाप है। जो आपका वैदिक जाप है इसको 2008 में शामिल किया गया। रामलीला है, इसको भी 2008 में। कुटियाट्टम, ये आपके केरल और सांस्कृतिक नाटक हैं जो कि 2008 में इसको भी शामिल किया गया। इसमें लिखा है रम्मान, रम्मान है गढ़वाल हिमालय है, ये इसको 2009 में शामिल किया गया। मुदियट्टू है, ये केरल के नृत्य नाटक हैं, इनको 2010 में शामिल किया गया। कालबेलिया नृत्य बहुत पूछा जाता है, ये राजस्थान का इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, ये लोकगीत है, 2010 में इसको शामिल किया गया। छऊ नृत्य भी पूछा जाता है, छऊ आपका झारखंड का भी है, और ये आपका 2010 में शामिल किया गया। लद्दाख बौद्ध जाप, तो ये लद्दाख में ही हो जाएगा, 2012 में इसको शामिल किया गया। मणिपुर संकीर्तन नृत्य, ये 2013 का है। जंडियाला गुरु के ठठेरे, पंजाब शिल्प बर्तन, तांबे का शिल्प, इसे 2014 में दोस्तों इन सभी को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। योग 2016 में, नवरोज 2016 में, कुंभ मेला 2017 में, और आपका जो दुर्गा पूजा है ये पश्चिम बंगाल में होती है 2021 में, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना मेरे भाई। और गुजरात का जो एक गरबा नृत्य है, और ये भी 2023 में इसको शामिल किया गया भाई, इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लेना। क्लियर? चलिएगा, तो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स वाले जो भी पार्ट्स थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ से आपके आते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख ग्लेशियर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ग्लेशियर आपके। अब यहाँ से आपके जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए ना, अब इन पर हम दोस्तों विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, जो भी आपके छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया। भारत के प्रमुख ग्लेशियर में बात करते तो सबसे पहले आता है आपका सियाचिन ग्लेशियर। सभी को पता है ये आपके कहाँ पर स्थित है, ये काराकोरम एक दर्रे पड़ते हैं उनमें स्थित है। सासाएमी ग्लेशियर काराकोरम, और हिस्पर ग्लेशियर आपका ये भी काराकोरम हो जाएगा। बियाफो है, ये भी है। बाल्टोरा है, ये भी। इस पर आपको सर इसमें से इम्पोर्टेंट क्या, हमें याद क्या करना है, तो मैं आपको जिस पर सर्कल करूँगा वो आपको याद कर लें। जैसे सियाचिन है, सासियमी है, ठीक है, बाल्टोरा है, इनको आपको याद करना है जिस पर मैं सर्कल करूंगा। ठीक है, बाकी कोई याद नहीं होता कोई दिक्कत नहीं। चोगोलुंगमा है, ये बहुत पूछा जाता है, चोगोलुंगमा काराकोरम है। ठीक है भाई, और इसके बाद आता है आपका दोस्तों गंगोत्री यमुनोत्री, इन दोनों को याद रख लेना। तो गंगोत्री यमुनोत्री उत्तराखंड है, सभी को पता होना चाहिए भाई, उत्तराखंड है भाई। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पुनमहा आता है, और रीमो भी आता है, ये आपके जम्मू कश्मीर में है भाई। ठीक है, इनको आपको याद कर लेना है। इसके बाद आता है जैमू है, जैमू आपका सिक्किम नेपाल में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोनापानी आपका ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है भाई, इनको आपको याद कर लेना है। बस इतने ही है, ग्लेशियर ज़्यादा नहीं है, मैंने आपको 5 से 6 बताए हैं, बस इतने याद रख लो काफ़ी रहेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। ये तो भाई सभी को याद होने चाहिए, और मैक्सिमम आपको ये याद होने चाहिए क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं याद करने के लिए। आपके यहाँ से जितने भी प्रमुख अनुसंधान केंद्र होंगे वो आपके किस राज्य में स्थित हैं, और किस राज्य के किस शहर में स्थित हैं, क्योंकि राज्यों में शहर भी है ना, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके राज्य में तो स्थित हैं ही, लेकिन वो उस राज्य के किस शहर में स्थित है ये भी आपको पता चलेगा आज। जैसे आपका आता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेंगे क्योंकि ये एसएससी अपने एग्जाम में कई बार पूछ भी चुका है। ये आपकी दिल्ली पुलिस है, एसएससी जीडी है, और भी एसएससी एग्जाम कराती है, एमटीएस, सीएचएल, सीजीएल वगैरह, सभी में आपके पूछा जाता है जीके जीएस में। नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर ये आपके करनाल हरियाणा में स्थित है। करनाल कहाँ पर? करनाल एक शहर है जो कि हरियाणा का है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, मैं जिस पर इंपॉर्टेंट लगा लूँ वो तो आपको कंपलसरी याद होना ही चाहिए।
मवेशी प्रजनन संस्थान ये आपके हिसार हरियाणा में स्थित है। हिसार कहाँ पड़ता है? आप कहोगे सर हरियाणा में पड़ता है। आगे चलता हूँ मैं, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान, ये इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, ये आपके नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है भाई? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, तो वायरोलॉजी आपका ये पुणे में पड़ता है, पुणे आपका महाराष्ट्र में है, तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी एक अनुसंधान केंद्र है भाई, ठीक है। अभी देखो बहुत सारे आपको अनुसंधान केंद्र देखने को मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। आगे आता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पणजी, तो पणजी सॉरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी ये आपका कहाँ पर पड़ता है? तो आपको सिर्फ पणजी, और गोवा की राजधानी है पणजी। भारतीय कैंसर अनुसंधान, तो भाई ये पता होना चाहिए, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, और इसको ना आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लेंगे कैंसर अनुसंधान को, ठीक है। ऑन्कोलॉजी जो होता है जिसमें हम कैंसर का अध्ययन करते हैं, तो कैंसर का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो आपको सर इसको ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। इसको भी याद रख लो मेरे भाई, आपके जीके का ही क्वेश्चन है बायोलॉजी का, कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर, ठीक है भाई, यहाँ पर सेंटर भी लिख लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में आ जाता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर, ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे आप लोग, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है भाई, ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, ये आपका दिल्ली और नई दिल्ली में स्थित है। अखिल आयुर्विज्ञान एम्स, भाई एम्स हॉस्पिटल सभी को पता होगा भाई, एम्स हॉस्पिटल कहाँ है भाई? दिल्ली में स्थित है, तो भाई ज़्यादा आपको इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये एक भारतीय संस्थान है, अखिल आयुर्विज्ञान संस्थान या एम्स। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है भाई, नए कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला, ये भी आपका नई दिल्ली में स्थित है, तो इम्पोर्टेंट है भाई, लगा लो इसको, दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका नई दिल्ली में, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लेंगे एग्जाम के लिए भाई, नई दिल्ली में ये भी स्थित है। ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपके दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है भाई? आपको सर नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनल डिजीज़, ये इंपॉर्टेंट लगा लेंगे मेरे दोस्त, ये आपके कहाँ पर है भाई? दिल्ली में स्थित है भाई, ये भी आपके नई दिल्ली में है। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपके हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी आपके हैदराबाद तेलंगाना में, ये दोनों आपको याद रख लेने हैं भाई, ठीक है, दोनों आपके सेम आपके स्टेट में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये इज्जत नगर है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत बार एग्जाम में आया भाई, ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च सेंटर या रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये भी आपका स्थित है भाई। आगे आता है औद्योगिक विश्व, देखो आपकी चाहे औषधि अनुसंधान संस्थान हो, ये भी आपका लखनऊ में पड़ता है। विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। नेशनल शुगर रिसर्च सेंटर, भाई ये आपका कानपुर में बनेगा भाई, कानपुर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, भाई जो आपकी एरोनॉटिकल लेबोरेटरी है आपके बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है भाई, कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटका में स्थित हो जाएगा भाई। सेंट्रल लेदर, भाई देखो लेदर क्या होता है भाई? चमड़ा जिसको बोलते हैं, लेदर बोल दो या चमड़ा, सेंट्रल केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान भी बोल सकते हैं, तो ये आपका चा से चमड़ा, चा से चेन्नई, और लेदर भी बोल सकते हैं, तो चेन्नई तमिलनाडु में हो जाएगा। गन्ना का लिए पूछा जाता है कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है, तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। सेंट्रल राइस, राइस क्या होता है भाई? राइस यानी कि चावल की यहाँ पे बात हो रही थी, जो चावल केंद्रीय रिसर्च इंस्टीट्यूट है अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे भाई। सेंट्रल नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, ये भावनगर पड़ता है गुजरात में, तो ये वहीं पर स्थित है भाई, भावनगर में स्थित है। वस्त्र, जो आपके वस्त्र यानी कि कपड़े अनुसंधान संघ है, ये आपके अहमदाबाद है गुजरात में, ये आपका ये पड़ता है। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, ये आपके चंडीगढ़ में है, कहाँ पर है मेरे भाई? आप कहोगे सर ये चंडीगढ़ में स्थित है। बोलो बात समझ में आई या नहीं? मैंने आपको अभी जितने भी अनुसंधान संस्थान पढ़ाए हैं, यदि आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको ऐसा है नहीं कि भाई चीज़ें याद ना हो, भाई जरूर कुछ ना कुछ तो आपको चीज़ें याद जरूर हो रही होंगी। आगे है आपका पीजीआई मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यह भी आपका चंडीगढ़ में है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपके रुड़की उत्तराखंड में पड़ता है, इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है भाई, देहरादून में स्थित है।
केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे भाई, ये भी आपके देहरादून में ही स्थित है, उत्तराखंड। केंद्रीय खनन अनुसंधान, इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, ये आपके धनबाद झारखंड में पड़ता है, वहाँ पर है। केंद्रीय ईंधन, भाई देखो खनन और ईंधन ये दोनों आपके धनबाद में पड़ते हैं भाई, धनबाद में है, झारखंड हो जाएगा भाई। उच्च ऊंचाई अनुसंधान प्रयोगशाला, ये आपके गुलमर्ग आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में, जो कि सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर है। सेंटर फॉर आणविक और सेल्यूलर जीव विज्ञान, ये आपका हैदराबाद तेलंगाना है। सेंट्रल आलू रिसर्च पूछा जाता है, ये शिमला में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे भाई इसको। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये वहाँ पर स्थित हो जाएगा भाई, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है भाई, तो ये थे आपके भारत के कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थान जो कि आपके किस राज्य के किस शहर में स्थित है। उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ यहाँ से चीज़ें जरूर याद हुई होंगी। दोबारा वीडियो को आप लोग लगभग 1.5 गुनी स्पीड में देख लेना, तो आपको अच्छे से चीज़ें और भी याद हो जाएंगी, क्योंकि हम बार बार जब चीज़ों को देखते हैं सुनते हैं तो वो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। आगे भाई आते हैं आपके भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह और जलमार्ग। भारत के प्रमुख बंदरगाह और जलमार्ग, तो इसकी जो चर्चा है दोस्तों हम करेंगे कल की क्लास में, और कल जो होगी इसकी अंतिम क्लास होगी, क्योंकि कल आज की क्लास लगभग आधे घंटे की क्लास रखेंगे, और कल जो होगी इसकी क्लास चाहे 1 घंटे की हो या आधे घंटे की हो, कल की क्लास में हम इसको पूरी तरीके से इस बुक को कंप्लीट कर चुके होंगे। कल इसकी अंतिम क्लास होगी, तो सभी से निवेदन है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल इस बुक का समापन है और कल इस बुक को हम पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो ठीक है भाई, तो आज का सेशन कैसा लगा तो भाई आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों से निवेदन कर सकते हैं कि भाई कल की क्लास में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़रूर जुड़ेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा तो मेरे भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिल सके, जो कि आप लोगों के लिए हमेशा मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए ऐसे ही लाता रहूं। और जो है तो चलिएगा भाई, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और सभी को आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जिसका जो भी सजेशन हो मेरे लिए तो कमेंट करके बता देना भाई, आपके दिए गए सजेशन का जरूर पालन किया जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिएगा भाई, सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।